बनारस की खूबसूरती से लेकर बनारस में गंगा जी के आने तक का इतिहास आप लोगों ने मेरी इस बनारस सीरीज के पहले अध्याय में देखा। आपने देखा कि कैसे उस महाआरती में हजारों लोग एकजुट होकर पूरी श्रद्धा से आरती अटेंड कर रहे थे। लेकिन अब वक्त आ गया है इस सीरीज के दूसरे अध्याय को शुरू करने का। एक ऐसा महाअध्याय जो आपको जोड़ेगा बनारस से। सुबह के 3:30 बजे तो सुबह के बज रहे हैं 3:30 और ये है मेरा दूसरा दिन बनारस में। और आज मैं जा रहा हूँ काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। सुबह सुबह पूरा बनारस जो है वो खाली है। दिन में यहाँ पे चलने की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है, और अभी ये पूरा बनारस खाली है। तो पहले दिन बनारस में गंगा जी में स्नान करने के बाद और काल भैरव जी के दर्शन करने के बाद आज बारी थी महादेव के दर्शन करने की। तो सुबह सुबह 3:30 बजे उठकर मैं चल दिया। मैंने सोचा कि भीड़ शायद नहीं होगी, लेकिन वहां पे तो लोग 1:30 बजे से ही लाइन लगा के खड़े थे। उसको देख मेरे को लगा शायद अब दर्शन अच्छे से हो नहीं पाएंगे, लेकिन शायद महादेव ने तो मेरे लिए कोई दूसरा ही रास्ता बना रखा था। गंगा द्वार। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30 और मैं आ चुका हूँ कॉम्प्लेक्स के अंदर, कॉरिडोर के अंदर। और इस वक्त कॉरिडोर देखो कितना खाली है। नाउ आई टोटली बिलीव इन गॉड हैव बेटर प्लान फॉर यू। मैं उस साइड गया था तो वहाँ इतनी लंबी लाइन थी, और अभी यहाँ पे मैं कॉरिडोर से एंटर हुआ हूँ तो पूरा कॉरिडोर बिल्कुल खाली है, बस कुछ ही लोग हैं इस साइड। फिलहाल मैं जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। जाता हूँ अंदर, दर्शन करता हूँ। अब देखता हूँ लाइन में लगता हूँ कितनी देर में दर्शन होते हैं, और दर्शन करके आता हूँ और आप लोगों को पूरा एक्सपीरियंस मैं ज़रूर शेयर करूँगा। आज मैं जैसे जैसे मंदिर की ओर कदम बढ़ा रहा था, मेरे को बस लग रहा था कि आज मंदिर के सारे रास्ते बस मेरे लिए ही खाली हैं, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी इतना खाली कॉरिडोर नहीं देखा था। तो जी दर्शन मेरे बहुत प्यारे तरीके से हो चुके हैं, और बस मेरे 15 मिनट में दर्शन अच्छे से हो गए हैं। पीछे ही है मंदिर, और सुबह सुबह आओगे तो फायदा देखो कितनी कम भीड़ है। लोग यहाँ पे बिल्कुल है ही नहीं, ऑलमोस्ट ये पूरा कॉरिडोर खाली है अभी। मैं बनारस में जिन सवालों के जवाब लेने के लिए आया हूँ, आज उसकी शुरुआत हो चुकी थी। और अंदर मंदिर में दर्शन करने के बाद एक अलग सी ही खुशी महसूस हो रही थी। और इस खुशी में मैं ये भूल ही गया था कि मुझे सुबह का ब्रेकफास्ट भी करना है अभी। तो बस बनारस की गलियों में भटकते भटकते मैं पहुंच गया नीलू कचौरी भंडार, जहां पे सुबह ही सुबह बहुत ही लोग वेट कर रहे थे। फिलहाल मेरे हाथ में आ चुकी है कचौड़ी, और मैंने टेस्ट कर लिया है इसको, और लोकल से भी मैंने बात करी। टेस्ट तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, और एक हींग का जो फ्लेवर है वो आ रहा है। काफ़ी टेस्ट मेरे को अच्छा लगा यहाँ पे। फर्स्ट टाइमर, अगर आप लोग बहुत एक्सपीरियंस हो तो आई डोंट नो कि आपको कैसा लगेगा, बट एज फर्स्ट टाइमर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। कचौरी को खाने के बाद मुझे भैया से पूछे बिना रहा ही नहीं गया कि एक्चुअली में इनकी शॉप की कहानी है क्या। ये थर्ड जनरेशन से दुकान चल रहा है। अच्छा। पहले मेरे नाना जी चलाते थे, फिर उसके पहले मेरे पर नाना चलाते थे महावीर साहब, फिर मैं गौरी से चला, अब हम लोग चला रहे हैं। थर्ड जनरेशन में नीलू गुप्ता नाम हमारा, अपने नाम से टॉप। तो जी कहने का तात्पर्य ये है कि ये बात अगर बनारस की हो तो कुछ दिन या कुछ सालों की नहीं होती। बात अगर शुरू होती है तो 100 या हजारों साल तक जाती है। भैया से बात करके ऑफ कैमरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ही नहीं कि इनसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं ये तो समझ गया हूँ कि बनारस के हर चेहरे में एक कहानी है और हर एक गली में एक इतिहास।
फिलहाल मैं फिर से आया हूँ कॉरिडोर पे और यहाँ से मैं जाने वाला हूँ पशुपतिनाथ मंदिर, क्योंकि जो कि यहीं पे है, इसको नेपाली मंदिर भी बोला जाता है। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ अभी नेपाली मंदिर में, जिसको पशुपतिनाथ मंदिर भी कहते हैं। और यहाँ पे दर्शन करने के बाद लिटरली काफ़ी अच्छा लग रहा है। लाइक पशुपतिनाथ मतलब होता है हर पशु पक्षी के भी भगवान, मतलब महादेव। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे मंदिर है, नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर है। यहाँ पर भी एक छोटा सा पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। दर्शन करके काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। पशुपतिनाथ मंदिर का जो वातावरण था वो काफ़ी ज़्यादा शांत और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था। वहाँ पे उस वक्त बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी शांति महसूस हो रही थी। वहाँ पे जाने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और कहा जाता है कि इस नेपाली मंदिर को नेपाल की गवर्नमेंट मैनेज करती है, और यहाँ पे आपको आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि सामने ही बनारस के पूरे घाटों का व्यू आता है और सामने गंगा जी बहती हैं। तो ये दृश्य काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बनारस खुद में बहुत बड़े राज और बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें दबाए हुए हैं, और उन्हीं में से एक चीज़ मुझे मालूम पड़ी बनारस पहुँच के, कि यहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग के साथ साथ एक शक्तिपीठ भी मौजूद है। थैंक यू अंकल। तो फिलहाल मैं आया हूँ यहाँ पे माता विशालाक्षी के मंदिर में। ये एक शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठ में से एक है। और बताया जाता है कि यहाँ पे माता के जो कान की कुंडल थे, इयरिंग्स थी, वो यहाँ पे गिरी थी। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, बाकी मैं जाता हूँ अंदर दर्शन करता हूँ। और अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो आप लोग भी यहाँ पे आके दर्शन ज़रूर करो। अब धीरे धीरे मुझे सब कुछ समझ में आने लगा था कि जिन सवालों के जवाब मैं ढूंढने आया हूँ बनारस में, इसमें बनारस खुद मेरी मदद कर रहा है। बनारस मुझे हर उस मोड़ पे लाके छोड़ रहा था जहाँ पे मैंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि जो मेरे सवाल हैं उनके जवाब को पाने के लिए मुझे बनारस की हर उस मोड़ पे, हर उस गली में घूमना होगा, जो मुझे मेरा जवाब पाने में मदद करेगा। और इस बार शायद बनारस खुद मेरे साथ है। तो इस वक्त मैं आ चुका हूँ माता सिद्धेश्वरी जी के मंदिर में, और मेरे पीछे ही है चंद्रकूट। लाइक मैं पिछली बार आया था तो महाशिवरात्रि थी, और मैं आज के दिन यहाँ पे आया हूँ। और मैं तब से यहाँ पे आया था जब यहाँ पे कोई भी सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, तो मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई थी। आज के टाइम में तो काफ़ी लोग यहाँ पे वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, लेकिन जब मैं आया था तो यहाँ पे उतना स्कोप नहीं था वीडियोज़ वगैरह का। बाकी यहाँ पेड़ पौधे बहुत हो चुके हैं, पिछली बार बिल्कुल खाली था, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो बहुत लोगों का डिबेट का टॉपिक ये रहता है कि यहाँ पे अंदर अगर कुएं में आपकी परछाई नहीं दिखती है तो 6 महीने में आपकी डेथ हो जाएगी। पिछली बार मैंने भी वीडियो बनाई तो मैंने भी ऐसा ही बोला था। तो ऐसा होता है, लेकिन एक दिन पर्टिकुलर उस दिन का नाम होता है। अगर उस दिन आपकी परछाई नहीं दिखती है तो चांसेस होते हैं कि आपकी डेथ हो जाए। और अगर नॉर्मल डेज में आप लोगों की अगर परछाई इसके अंदर नहीं दिखती है तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आपके ऊपर कोई विपदा या फिर मुसीबत आने वाली है, चाहे वो डेथ भी हो सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि डेथ ही होती है। पंडित जी, यहाँ पे लोग कहते हैं कि अंदर अगर कूप के अंदर परछाई नहीं दिखती है, अगर नॉर्मल डेज पे वो लोग आते हैं, तो कहा जाता है, बहुत लोगों ने बात कही है कि आपकी मृत्यु हो जाती है 6 महीने में। तो ये बात कितनी सच है? यार मृत्यु तो नहीं होती, पर मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है। क्या कहते हैं वो भी, क्या कहते हैं एक पर्टिकुलर दिन है, जैसे पूर्णिमा के दिन क्या कहते हैं पूर्ण परछाई दिखती है, वो भी रात्रि के समय। मेन इसका यह है कि परछाई दिखना या ना दिखना, ये तो अपने आप में है ही महत्वपूर्ण, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आपको उसके जल का सेवन करना चाहिए। अगर सेवन भी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम उसके जल का दर्शन करना चाहिए। इतना सब कुछ देखने के बाद और समझने के बाद बनारस की वो गलियां मुझे लेके पहुंची एक ऐसे ऐतिहासिक मंदिर में जो बना है ज़मीन के काफ़ी गहराइयों में। ये है पिता महेश्वर और महापिता महेश्वर मंदिर, जिसको बनाया गया है ज़मीन के काफ़ी गहराइयों में। ये उस समय की बात है जब मुगल काल का वक्त था और जब मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, तो मंदिरों को बचाने के लिए मंदिरों को ऊपर से ढक कर रख दिया गया। और यही वो मंदिर है जो बस महाशिवरात्रि के दिन ओपन होता है।
कहते हैं कि बनारस में कण कण में शिव बसते हैं और जहाँ खोदो वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रभु का निकलेगा। और ये एक प्रूफ है, क्योंकि मैं भी गया था परपिता महेश्वर और पिता महेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए। जो भी आप लोगों ने दर्शन करे, आप लोगों ने चेकआउट किया, वो थे परपिता महेश्वर और पिता महेश्वर। और इनको बनाया गया था इसलिए ताकि जब मुगल काल में जब हमला हुआ था तो मंदिरों को बचाने के लिए और मंदिर की रक्षा करने के लिए, मंदिर को जो नीचे मंदिर प्रिजर्व थे तो उसको ढक दिया गया पूरा। घरों के अंदर आज वो मंदिर है। अब ये खुलता है बस महाशिवरात्रि पे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और यहाँ पे लोकेशन जो है वो थोड़ा अटपटा सा है, बहुत कंफ्यूजिंग लोकेशन है, बट डोंट वरी, मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ का जो लोकेशन है वो यहाँ पे डाल दूँ। फिलहाल यहाँ पे मैंने पूरे दर्शन कर लिए हैं मंदिरों में, काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। अब शाम होने को थी। धीरे धीरे सब कुछ बहुत शांत होने लगा। एक बार को तो मुझे ऐसा लगा कि शायद गंगा मैया भी थम सी गई हो और मेरे कदम खुद पे खुद बढ़ने लगे मणिकर्णिका घाट की ओर। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ मणिकर्णिका घाट पे, जिसे कहा जाता है महाशमशान। एंड नो डाउट इसे महाशमशान क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो आग है वो कभी नहीं बुझती है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक डेड बॉडी जल रही है और दूसरी आके खड़ी हो जा रही है। और यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हो पूरा यहाँ पे नॉन स्टॉप हमेशा आग जलती रहती है। मणिकर्णिका घाट पे रुककर मुझे कुछ ऐसा लगा जिसको मैं शायद शब्दों में बता भी नहीं सकता। वहाँ का माहौल इतना अलग था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। कुछ लोग काफ़ी उदास थे, कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे। और उस दिन बाहर वहाँ का माहौल एक त्यौहार जैसा लग रहा था। यकीन मानो उस वक्त मुझे वहाँ बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया और मैं फिर वहाँ से वापस चला गया। और बाद में बहुत कुछ सोचने के बाद रात को मैं फिर वापस वहाँ एक बार गया और वहाँ पे मैंने महसूस किया कि वहाँ पे एक अलग ही शक्ति है। और वीडियो में एक ऐसी चीज़ रिकॉर्ड हुई जिसको मैं देखता ही रह गया। तो जो मेरे पीछे जो ये मंदिर आप देख रहे हो, जो कि पूरा टिल्टेड है, इसे बोलते हैं रत्नेश्वर महादेव का मंदिर। एंड दिस इज़ द कर्स्ड टेम्पल ऑफ वाराणसी। इसे बोला जाता है श्रापित मंदिर। यहाँ पे पूजा नहीं होती है, क्योंकि कहा जाता है कि ये किसी ने अपनी माता के लिए बनवाया था और ये बोला था कि अब मेरी माता का कर्ज जो है वो पूरा हो चुका है। उसी दिन ये मंदिर टेढ़ा हो चुका है और अब सभी तक टेढ़ा है। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम पानी के अंदर ही रहता है, जैसे पानी के अंदर देख रहे हो आप लोग। और जब यहाँ पानी कम होता है यहाँ पे तो ये थोड़ा नीचे हो जाता है। तो इस मंदिर के पूरे जो पिलर्स हैं अभी पूरे पानी में भरे हुए हैं। मैं जब पिछली बार आया था तो यहाँ पे पूरा साफ था और अंदर से हम यहाँ वॉक करके आए थे। तो ये सोचो कितना स्तर बढ़ा हुआ है अभी गंगा माँ का, कि अभी तक यहाँ पे जो पूरा पानी पानी हो रखा है। तो पूरे दिन बनारस को अच्छे से समझने के बाद अब रात हो गई थी। तो रात में बनारस की गलियों में घूमते घूमते मैं चला गया अपने हॉस्टल में। और बनारस में अपने तीसरे दिन की शुरुआत मैंने करी सुबह 4 बजे अस्सी घाट से। तो इस वक्त मैं आया हूँ अस्सी घाट और सुबह के बज रहे हैं लगभग 4:30 और काफ़ी भीड़ है मेरे पीछे। सुबह से लोग 3-4 बजे से बैठे हुए हैं यहाँ पे। मैंने अभी बच्चों से बात करी, यहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे, तो मैंने पूछा आप लोग सोते नहीं हो क्या? तो बच्चे बोल रहे हैं कि हम दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं। तो ये है बनारस, सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मेरे पीछे भीड़ देख सकते हो। सब लोग यहाँ पे गंगा आरती के लिए हैं और ठीक अभी 1 घंटे बाद यहाँ पे गंगा आरती होगी सुबह की। बनारस में अस्सी घाट की आरती दशाश्वमेध घाट की आरती से काफ़ी अलग होती है, क्योंकि ये आरती होती है पूरी वैदिक मंत्रों से। अस्सी घाट की मॉर्निंग आरती के बाद पूरा वातावरण एकदम खिल सा उठा। चारों तरफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी थी और हर कोई बहुत ज़्यादा खुश था। और देखते ही देखते ना जाने कब सनराइज़ हो गया। तो जस्ट अभी अस्सी घाट की जो आरती है वो फिनिश हुई है। काफ़ी अच्छी आरती थी। दशाश्वमेध घाट पे जो आरती होती है वो होती है जो वहाँ पे डीजे वगैरह भी होते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी आरती होती है। लेकिन जो अस्सी घाट की आरती है वो हुई थी पूरी वैदिक मंत्रों से, कोई डीजे वगैरह नहीं था। और मेरे पीछे हो रहा है वहाँ पे बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल सा सनराइज़, इसका छोटा सा टाइम लैप्स मैंने लिया है, कोशिश करूँगा डालने के लिए यहाँ पे। फिलहाल मैं जा रहा हूँ बोटिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे को सजेस्ट किया था कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वाली जो बोटिंग होती है यहाँ पे करनी चाहिए।
सुबह सुबह बनारस में बोटिंग करना खुद में ही एक अलग एक्सपीरियंस है, जिसको मैं अपने शब्दों से बता भी नहीं सकता। इसको बस आप ये समझ के महसूस कर लीजिए कि सुबह सुबह की जो वो हवा गंगा मैया को टच करके आपके चेहरे से होकर गुजरती है, तो उसका आनंद क्या ही होगा। यकीन मानो, मैं कह सकता हूँ ये कि सुबह की बोटिंग बनारस में मेरी लाइफ का ये सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। सुबह सुबह जब हम बोट से उन घाटों के किनारे से गुजर रहे थे, तो उस घाट को देखकर और उन बहती हुई गंगा मैया को देखकर एक अलग ही सुकून मुझे मिल रहा था, जिसको मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में भूले नहीं भुला सकता हूँ। तो डन विद द बोटिंग, काफ़ी अच्छा लगा बोटिंग करके। यहाँ पे लगभग 1 घंटे की बोट राइड थी। और प्राइस की बात करूँ तो आप लोग बार्गेन करोगे तो लोकल प्राइस भी आप लोगों को मिल जाएगा। यूजुअली यहाँ पे अभी पानी ज़्यादा है, 200 रुपये ले रहे हैं, बट हमारा काम 150 रुपये में ही हो गया। बनारस आना जितना आसान था, बनारस छोड़कर जाना उतना ही मुश्किल। यहाँ के लोगों ने जो प्यार दिया, जो अपनापन दिया, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास था। बनारस के हर चेहरे में एक कहानी है और हर एक गली में एक इतिहास। यहाँ गंगा किनारे बैठकर मन को जो शांति मिलती है, शायद कहीं और ना मिले। लेकिन अब वक्त आ गया है बनारस को अलविदा कहने का, क्योंकि जिन सवालों के जवाब ढूंढने मैं बनारस आया था, शायद आज मुझे उन सब का जवाब मिल चुका है। जानता हूँ तुम लोग भी सोच रहे होगे कि आखिर वो सवाल थे क्या। मृत्यु क्या है? मृत्यु वो त्योहार है जो मणिकर्णिका घाट पे मनाया जाता है, जहाँ स्वयं महादेव कानों में तारक मंत्र बोलते हैं और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आखिर मोह और माया से कैसे बचें? इस सवाल का जवाब भी मणिकर्णिका घाट पे ही मिला, जब वो डोम जाति के लोग उन चिताओं को जला रहे थे। उनमें से शायद कुछ बहुत पैसे वाले होंगे और शायद कुछ दिखने में बहुत अच्छे, लेकिन जलने के बाद राख एक जैसी ही थी। खुशी क्या है? इस सवाल का जवाब मुझे हर उस बनारसी से मिला जिससे मैंने बात की। ज़रूरी नहीं कि खुशियाँ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में मिलें। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी खुशियाँ दे जाती हैं, जैसे रोज़ अपना काम करने के बाद अपने दोस्तों के साथ बैठकर पान खाना और ढेर सारी बातें करना। और वो आखिरी सवाल, आखिर मोक्ष क्या है? मोक्ष है बनारस।